नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपने सुना होगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो वहां का शासक था रोम का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब उक्रेन में हजारों भारतवंशी, भारत के लोग, भारत के युवा, भारत के प्रोफेशनल्स जो नौकरी करते हैं वहां पर फंसे हुए हैं, तो यहां प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे थे कल चुनाव प्रचार के दौरान। साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत शर्मसार हुआ है प्रधानमंत्री के इस कारनामे से। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया है कि चुनाव प्रचार तो कीजिए, लेकिन डमरू बजाना और जश्न मनाना ये शोभा नहीं देता है। ऐसे समय में जब देश में संकट है, राष्ट्र में संकट है और अंतरराष्ट्रीय संकट भी मंडरा रहा है। भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं उक्रेन में या उक्रेन के आसपास के देशों में, जहां से उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, या बहुत सी ऐसी अड़चनें आ रही हैं बुलाने में कि ऑपरेशन गंगा को सही ढंग से अंजाम नहीं दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ऐसी संकट की घड़ी में, अंतरराष्ट्रीय संकट की घड़ी में, और एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय संकट की घड़ी भी है, क्योंकि जितने कोरोना से लोग मारे गए हैं, जिनके परिवारों के लोग मरे हैं, और जिस तरह से 750 किसान आंदोलन में मरे हैं और किसान कुचले गए हैं, ऐसे में, ऐसे गमगीन माहौल में आपको क्या ढपली बजाते हुए या डमरू बजाते हुए या नगाड़ा बजाते हुए अच्छा लगेगा? और यह काम अगर देश का प्रमुख, देश का प्रधानमंत्री करे तो कैसा लगेगा? विपक्षी दलों ने आड़े हाथ लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी इसकी कड़ी आलोचना की गई है। अमेरिका ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, उक्रेन ने, सब ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें किसी की चिंता नहीं होती। उन्हें जो धुन सवार हो जाती है, जो सनक सवार हो जाती है, उसे जरूर करते हैं, चाहे कितना भी नुकसान होता रहे और चाहे कितनी भी भद पिटती रही, चाहे कितना भी शर्मसार होना पड़े। आपने देखा होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस समय हमारे देश में ताली और थाली बजा करके कोरोना का स्वागत कराया जा रहा था, और कोई और नहीं, ये आज के प्रधानमंत्री ही थे जो कोरोना का स्वागत करने के लिए ताली थाली बजवा रहे थे और दिया जलवा रहे थे। उस समय भी विपक्ष ने घेरा था और चौतरफा भर्त्सना हुई थी, आलोचना हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन इन्हें तो लगा कि जैसे कि हम अपने वोट बैंक को और मजबूत बना रहे हैं और सुदृढ़ बना रहे हैं, और हमारा वोट बैंक जिसने जिसने भी ताली बजाई है, थाली बजाई है, वो सब हमारे कट्टर अंधभक्त हैं और हमारे समर्थक हैं और हमें हमेशा हमेशा वोट देते रहेंगे। लेकिन 2019 के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंह की खाई है, और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उसका यही हाल होने वाला है जो पिछले 10 राज्यों में हो चुका है। तो साथियों, फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव अब खत्म होने के मोड़ पर आ गया है और 7 तारीख को 7वां चरण भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वोटों की गणना की जाएगी। अब उसमें देखिए कौन बाजी मारता है, कौन उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर आरूढ़ होता है और कौन विपक्ष में बैठता है। लेकिन आज हम आपसे एक और बात कहने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने अनुभवी नेता हैं, 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और 8 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें A to Z अंग्रेजी और सियासत और राजनीति का कहरा पता है। हर दांव पेच में
प्रधानमंत्री जैसा सियासी तजुर्बेकार शायद ही कोई होगा देश में। चुनाव की हवा बदल देना और चुनाव अपने पक्ष में कर लेना इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता है। तो साथियों, लेकिन यही प्रधानमंत्री अगर अपने ही कुछ गलत कारनामों से या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहें तो इन्हें कौन रोक सकता है। आज हम इसी कुल्हाड़ी मारने पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वरना जिस समय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, उस समय लग रहा था या उस समय तक के जितने भी सर्वे हुए थे उन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा था और समाजवादी पार्टी को पीछे दिखाया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि लगभग 40% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 35% के आसपास तक वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगी। पहली बात तो जिन कंपनियों ने सर्वे किया था, जिन एजेंसियों ने सर्वे किया था, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि वे सभी आरएसएस से और हिंदू कट्टरपंथी शक्तियों से प्रभावित हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि जैसा कि सर्वे ने दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को 35%, इसको भी हम मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद से प्रचार करने में जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी भूमिका निभाई थी, उन्हें कहा जा रहा था कि वो तो घर में बैठे हैं, घर में बैठ करके कैसे चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन जिस चतुराई और जिस विनम्रता और जिस मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने चुनाव को लड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ गए और यह कहा जाने लगा कि टक्कर जोरदार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं आपसे कि अखिलेश यादव ने जितना प्रचार अपना किया वो तो प्रचार किया ही, बाकी जो बचा खुचा प्रचार था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी का। आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री मोदी और शाह की टक्कर थी। पूरा मंत्रिमंडल एक था, प्रधानमंत्री की पूरी फौज एक थी और ममता बनर्जी सिर्फ अकेली थी। आरएसएस था, प्रधानमंत्री थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी थी, सभी कार्यकर्ता थे, पूरा मंत्रिमंडल था, कट्टरपंथी जितने भी संगठन हैं, बजरंग दल है, विहिप जिसे कहा जाता है, और हिंदू महासभा, जितने भी संगठन हैं सब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे हुए थे बंगाल में। ममता बनर्जी अकेली थी और उन्होंने जिस बहादुरी के साथ चुनाव को लड़ा और अंजाम दिया आपने देखा है। और उसमें सबसे बड़ी कमी अगर कोई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की कई कमियां थी जिससे कि वहां पर इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उसमें एक कमी ये थी कि प्रधानमंत्री बेलगाम हो जाते हैं, अक्सर बेलगाम हो जाते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो बातें बोल देते हैं। वहां पर उन्होंने बोला था दीदी ओ दीदी, और इसको जो है बंगाल की महिलाओं ने महिलाओं का अपमान माना था और एक मुश्त वोट ममता दीदी को दिया था। सिर्फ यही एक कारण नहीं थी, बहुत से कारण थे जिससे कि वहां पर इनकी हार हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की भूल इन्होंने किया है। जब योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए मुसलमानों की गर्मी उतारने की बात कही थी, तो इस बात को राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने लपक लिया और इन्होंने पूरे मतदाता समुदाय को उत्तर से पश्चिम से लेकर के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर तरफ जो है इसका इतना प्रचार किया कि ये गर्मी उतारना चाहते हैं, तुम इनकी भाप निकाल दो, तुम और ये गर्मी उतारना चाहते हैं, तुम इनको सबक सिखा दो और इनको गर्मी दे दो। मतलब इस तरह से इस बात को लपक लिया और इसका प्रचार किया। उस समय जो है
तो भारतीय जनता पार्टी को हारने का एक कारण योगी का ये बड़बोलापन भी हो सकता है, या उनकी जो लगाम नहीं होती उनकी जुबान पर, और ऐसी ऐसी बातें पहले भी बोल गए हैं, ठोक दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। और अपने धर्म संसद में उन्होंने जिस तरह से भाषण दिलवाया था, काट डालो, नरसंहार कर दो, मुसलमानों को मार डालो, भगा दो, पाकिस्तान भगा दो, जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, इन सब का भी उल्टा अर्थ पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जितना इन्होंने जिन्ना, अन्ना, गन्ना और लाल टोपी और मुसलमानों को घेरा था, उससे हिंदू तो एक तरफ नहीं हुआ, हिंदू गोलबंद नहीं हुआ, हिंदुओं के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मुस्लिम समुदाय जो कि बहुजन समाज पार्टी को भी वोट देने का मन बनाया हुआ था, कांग्रेस को भी वोट देने का मन बनाया हुआ था, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो मन बनाया हुआ था, इनके इन सांप्रदायिक बातों से लेकर के, गर्मी उतार देने की बात को लेकर के, और मुसलमानों के प्रति नफरती बयान देने के लिए, मुजफ्फरनगर दंगा के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए, समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने के लिए, कैराना मामले को लेकर के जितनी भाषणबाजी योगी आदित्यनाथ और इनकी मंडली ने किया था, उसका असर पड़ा है। हिंदू तो नहीं गोलबंद हुए, लेकिन मुस्लिम गोलबंद जरूर हो गए, और उन्होंने अपना एक भी वोट न तो कांग्रेस की तरफ जाने दिया और न बहुजन समाज पार्टी की तरफ। सारा का सारा उनका 20% वोट, 21% वोट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी और ज्यादा संख्या है, तो 20-21% से भी ज्यादा मुस्लिमों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को। और सिर्फ इनका यही बयान नहीं, बल्कि इनके और भी बयान हैं, बुलडोजर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, और इसके अलावा भी गर्मी उतार देंगे, शिमला बना देंगे। तो शिमला तो नहीं बन पाया, गर्मी तो नहीं उतार पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी उतारने का काम जरूर मतदाताओं ने किया है। दूसरी चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साइकिल को आतंक से जोड़ा था और यह कहा था कि इसी साइकिल पर लाद करके बम ले जाया गया था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में विस्फोट किया था, इस पर भी बहुत से सवाल उठे। और गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो साइकिल पर चलते हैं, उन्होंने अपना अपमान माना था, मतदाताओं ने अपना अपमान माना था, और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देने भी वाले थे, उन्होंने वोट नहीं दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में होकर के विपक्ष को जिताने का काम किया और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारा था। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान योगी और मोदी का भी है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। और अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले उन्हें योगी और मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बयान जारी किए। और डमरू बजाने से, प्रधानमंत्री का जो डमरू बजाया था, इसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत शर्मसार होना पड़ा है। भारत को, न केवल भारत को बल्कि भारतवासियों को निराशा हुई है, हताशा हुई है, परेशानी हुई है इस प्रकरण से। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछड़ा कार्ड पिछले 2017 के चुनाव में खेला था और समस्त अगड़ी जातियों, पिछड़ी जातियों का वोट लेकर के, एक मुश्त वोट लेकर के सरकार बनाई थी, योगी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस समीकरण को वे भूल गए और अगड़ी जातियों को तो साथ ले लिए, लेकिन पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को साथ नहीं ले सके। इसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कहा कि जनगणना कराई जाए ओबीसी की। पूरे विपक्ष ने कहा, यहां तक कि बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आए और प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा कि जनगणना कराई जाए ओबीसी। लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात सुनी, न नीतीश और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता
की आवाज सुनी और न विपक्ष की आवाज सुनी और न पिछड़ों की आवाज सुनी, किसी की आवाज नहीं सुनी और जनगणना कराने से मना कर दिया। और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है प्रधानमंत्री मोदी के इस कुकृत्य का बहुत बड़ा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान जारी क्यों किया? आरएसएस के दबाव में किया, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है कि सभी जातियों को अपनी जाति की संख्या पता चले और वो कितना देश में है, उसकी कितनी आबादी देश में है, उतनी कितनी संख्या देश में है। अगर यह पता चल जाएगा तो पिछड़ी जातियों की भारी संख्या है और वे आरक्षण की ज्यादा मांग करेंगे। इसलिए आरएसएस कभी भी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण की पक्षधर, समानता की पक्षधर, धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर, संविधान की पक्षधर नहीं रही है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने ओबीसी जनगणना कराने से इनकार कर दिया तो उन्होंने एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारा और एक मुश्त 50% ओबीसी मतदाताओं से निराशा उन्हें हाथ लगी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और इसका असर उत्तराखंड तक भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है। उत्तराखंड में भी इनकी हार होने जा रही है और पंजाब में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, 1-2 भी सीट नहीं आ सकती है। बाकी 5 राज्यों में मुश्किल से अगर हो सकता है कि एक आध राज्य में भारतीय जनता पार्टी आए, बाकी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के आने की कोई संभावना नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात है इनको अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात कहे जाने के लिए, और वो है सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग, और वो भी चुनावों के दौरान। जिस तरह से इन्होंने समाजवादी पार्टी को डरवाने के लिए, घेरने के लिए इन एजेंसियों का उपयोग किया था, उस समय भी जनता से काफी प्रतिक्रिया हो रही थी और समाजवादी पार्टी के समर्थक तो इसका विरोध कर ही रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर खाने में चर्चा कर रहे थे कि इसका गलत संदेश जाएगा और यही माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदला चुकाने के लिए, राजनीतिक बदला चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उन्होंने सीबीआई, ईडी के प्रयोग का इतना ज्यादा और आंखें बंद करके प्रयोग किया कि अपने ही इत्र व्यापारी के घर पे छापा डाल दिया और करोड़ों रुपए बरामद किया। रुपयों का बंडल देखा रहा होगा आपने कि रुपए, कितने अरब रुपए बरामद किए गए थे और बाद में पता चला कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो इस तरह से बगैर अच्छी तरह से विचार की विमर्श किए या अच्छी तरह से सोचे अगर कोई कार्रवाई की जाती है और वो भी बदले की भावना से की जाती है तो उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से चूक हुई है और वे जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी की संभावना भी थी कि जीत जाएगी। राम मंदिर उधर बन रहा था, उधर लाभार्थियों को लाभ मिला था,